हेलो एवरीवन, मैं आंचल आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्ट टेस्ट में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छी होंगी, खुश होंगी, स्वस्थ होंगी और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगी हुई होंगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज है हमारी प्रहार सीरीज की नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट और इसको आप टेस्ट के तौर पर लीजिएगा सभी के सभी। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट। और जिन्होंने भी अभी पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, सभी के सभी 3 क्लास चल रही है हमारी वाईटी पर, सभी के सभी अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट। प्रतिशय परिवार और समन्वयवादी परिवार के स्वरूपों की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी? तो किन्होंने दी? क्या यंग व बिलमोट ने दी, या वार्नर ने दी, या फिर प्रोफेसर लिपले ने दी, या लिंटन ने दी? तो देखो, प्रतिशय परिवार और समन्वयवादी परिवार के स्वरूपों की जो अवधारणा दी है वह दी है यंग व बिलमोट ने। किन्होंने? यंग व बिलमोट ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग परिवारों के अलग अलग ही स्वरूपों की अवधारणा दी है। चलिए, अब यंग व बिलमोट ने तो कितने 2 स्वरूप दिए हैं परिवार के, एक तो प्रतिशय परिवार और एक समन्वयवादी परिवार। ठीक है, अब देखते हैं बार्नर, जो बार्नर समाजशास्त्री हैं, इन्होंने कितने दिए हैं। देखो, जो बार्नर है इन्होंने भी ही दो स्वरूप दिए हैं। कौन कौन से? एक तो जन्ममूलक परिवार, ठीक है, और एक प्रजनन मूलक परिवार। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रोफेसर लिपले। जो प्रोफेसर लिपले हैं तो इन्होंने दी है 4 प्रकार। कितने परिवार के कितने स्वरूपों की अवधारणा दी है? 4 प्रकारों की। एक तो स्तंभ परिवार, ठीक है, और एक पितृसत्तात्मक परिवार, और एक अस्थायी परिवार, और विशिष्टीकृत परिवार। कितने? एक 4 प्रकार के। एक तो प्रोफेसर लिपले ने दिए 4 प्रकार के। एक तो स्तंभ परिवार, एक पितृसत्तात्मक परिवार, एक अस्थायी परिवार और एक विशिष्टीकृत परिवार। ओके, चलिए अब देखते हैं कि लिंटन जो है इन्होंने कितने परिवार की अवधारणा दी है? इन्होंने भी परिवार के 2 स्वरूपों की ही अवधारणा दी है। कौन कौन से? एक तो विवाह संबंधी परिवार और एक रक्त संबंधी परिवार। ठीक है, विवाह संबंधी परिवार और रक्त संबंधी परिवार। यंग व बिलमोट ने दी प्रतिशय व समन्वयवादी, ठीक, और बार्नर ने दी जन्ममूलक व प्रजनन मूलक, और लिंटन ने दी विवाह व रक्त संबंधी, और प्रोफेसर लिपले ने दी स्तंभ, पितृसत्तात्मक, अस्थायी और विशिष्टीकृत परिवार। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तेलुगु व कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? तो कब मिला? क्या 2005 में, या 2004 में, या 2008 में, या 2014 में? तो तेलुगु व कन्नड़, देखो पता होना चाहिए हमारी शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं। कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं हमारी? 6 शास्त्रीय भाषाएं। ओके, 6। ठीक है, 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। अब उनमें से उनको कब कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? चलिए अब देखते हैं। देखो, पहले बताओ कि तेलुगु व कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? तो कब मिला? देखो, तेलुगु व कन्नड़ को मिला है कब? 2008 में। 2008 में। ठीक है, अब तेलुगु व कन्नड़ को तो 2008 में मिल गया। ठीक है, 2008 में। अब देखते हैं जो हमारी 6 भाषाएं यानी कि 4 और, उनको कब कब मिला? देखो, जो सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला वह मिला तमिल को, और जो सबसे बाद में मिला यानी कि सबसे ओल्डेस्ट तो कौन सी है? तमिल है, और सबसे न्यू कौन सी है? उड़िया है। ठीक है, अब देखते हैं कि तमिल को मिला कब। देखो, तमिल को कब मिला? 2004 में। 2004 में। और संस्कृत को कब मिला? संस्कृत को मिला है 2005 में। कब मिला संस्कृत को? 2005 में। और मलयालम को कब मिला? मलयालम को मिला है 2013 में। 2013 में। ओके, और उड़िया को कब मिला? ओडिशी को मिला कब? उड़िया को मिला कब? 2014 में। 2014 में। ठीक है, और तेलुगु व कन्नड़ कब है? तेलुगु व कन्नड़ को मिला है ये यहाँ कब? 2008 में। तो कितनी भाषाएं हो गई? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिशा। कितनी? 6 भाषाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में सम्मिलित है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई। देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, कब हुई, 1945 में हुई, 1945 में हुई, ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसकी स्थापना हुई 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। देखो इसमें क्या है, 15 सदस्य हैं, ठीक है, 5 तो स्थायी सदस्य, ठीक, और 10 अस्थायी सदस्य, ठीक है। अब 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से और 15 कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। देखो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है, तो क्या, चलो आंसर ही बता देती हूँ। तो कौन कौन है 5 स्थायी सदस्य, एक तो कौन है, यूएसए है, ठीक है, एक है यूनाइटेड किंगडम जिसको यूके बोलते हैं, एक है रूस, एक है स्विट्जरलैंड और जर्मनी। देखो ये हैं इसके स्थायी सदस्य, ठीक है, स्थायी सदस्य यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, रूस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। और बाकी क्या है, जो अस्थायी सदस्य हैं। अब देखते हैं कि बाकी से तो हमें मतलब नहीं होना चाहिए, परंतु हमें ये पता होना चाहिए कि जो भारत है हमारा, वह कौन सा सदस्य है, वह अस्थायी सदस्य। कौन सा, अस्थायी सदस्य। देखो क्या होता है, अस्थायी जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष के लिए होता है, मतलब 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं जो अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। तो मतलब पर्टिकुलरली ये नहीं कि 15 वही रहेंगे, मतलब 2-2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो भारत है वह कब कब चुना गया। देखो सबसे पहले क्या है, जो भारत है, सबसे पहले भारत, देखो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना तो हुई है 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। अब जो इसके 5 तो होते हैं स्थायी सदस्य और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य, ठीक है। चलिए टोटल कितने, 15 सदस्य। अब इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में है, ओके। अब क्या देख रहे थे कि जो भारत है, भारत कब कब सदस्य बना। देखो भारत कब कब सदस्य बना, ठीक है, भारत बना एक तो 1950-51 में, 1950-51 में, ओके। और फिर कब बना, फिर बना 67-68 में, ठीक है। और फिर बना 1972-73 में, कब, 72-73 में। फिर बना 77-78 में, 1977-78 में, ठीक। फिर बना 1984-85 में, फिर बना 1991-92 में, ठीक है। और फिर बना कब, फिर बना 2011-12 में, और फिर 2011-12 में बना, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7। और हाँ, जो आठवीं बार सदस्य बना है, ठीक है, 8वीं बार सदस्य कब बना, 2011-12 में या फिर 2021 में, हाँ 2021 में, 7 हो गए ना ये, तो 2021 में जो है, 2021 में, ठीक है, 2021 में क्या है, ये 8वीं बार सदस्य बना है जो भारत, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार सदस्य कब बना भारत, कब बना, 2021 में, ओके। चलिए इतना हमें पता होना चाहिए। और जो इसके स्थायी सदस्य कौन कौन है, स्थायी सदस्य यानी कि जो पर्टिकुलरली रहते ही हैं सदस्य, बाकी जो अस्थायी होते हैं वे 2-2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कौन है, एक तो यूएसए है, यूके है, रूस है, स्विट्जरलैंड और जर्मनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, परामर्शदाता द्वारा पूछे गए प्रश्न या की गई जांच किस प्रकार सक्षम बनाता है। तो किस प्रकार के छात्रों को स्वयं सहायता की प्रक्रिया में अग्रसर होने में मदद करती है, या छात्र के जीवन के अन्य हिस्सों की पूछताछ करती है, या समस्या का समाधान करती है, या उपयुक्त सभी। तो बताना है राइट आंसर। देखो क्या होगा, उपयुक्त सभी। जो परामर्श द्वारा पूछे गए प्रश्न या फिर की गई जांच है तो किस प्रकार सक्षम बनती है। तो देखो छात्रों के स्वयं सहायता की प्रक्रिया में अग्रसर होने में मदद करती है, और छात्रों के जीवन के अन्य हिस्सों की पूछताछ करती है और समस्या का समाधान करती है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हीमोग्लोबिन क्या है। तो क्या है हीमोग्लोबिन, क्या पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ, या बोन मैरो में पाए जाने वाला पदार्थ, या फिर मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ,
या पिट्यूटरी ग्रंथि में निकलने वाला स्राव। तो देखो हीमोग्लोबिन क्या है, मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ। ठीक है, देखो हीमोग्लोबिन क्या है, मानव रक्त में मौजूद एक प्रोटीन होता है। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, उनमें पाया जाता है। ठीक है, और जो ये रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं, जो ऑक्सीजन और CO2 वगैरह का परिवहन करती हैं, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, और हाँ देखो ये भी पता होना चाहिए, जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो देखो हीमोग्लोबिन क्या है, जो स्त्रियों में कितनी मात्रा होती है, देखो कितने तक होना चाहिए, 12 से 15.5 तक होना चाहिए स्त्रियों में, महिलाओं में कितना, 12 से 15.5 तक होना चाहिए। और जो पुरुष हैं यानी कि मेल जो पुरुष हैं, उनमें कितना, 13.5 से 17.5 होना चाहिए। ओके, चलिए सब ध्यान रखना है। तो राइट आंसर था हीमोग्लोबिन क्या है, ऑप्शन नंबर सी की मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। पानी में निम्न में से एक से अधिक मात्रा में उपस्थिति से बिलोवेवी सिंड्रोम होता है। तो यह किससे होता है, जो पानी में अधिकता से, किसकी अधिकता से होता है जो बिलोवेवी सिंड्रोम होता है। ठीक है, क्या फास्फोरस की, या फिर सल्फेट की, या कार्बोनेट्स की, या नाइट्रेट्स की। तो जो बिलोवेवी सिंड्रोम है, ठीक है, वह होता है नाइट्रेट्स की अधिकता से। किसकी, नाइट्रेट्स की अधिकता से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 6 का ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट की अधिकता से क्या, बिलोवेवी सिंड्रोम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था क्या शहरी गरीबों को दूर कर शहरी गरीबी को दूर करना, या अल्पसंख्यक को उन्नत बनाना, या अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, या गरीबों में से अधिक गरीब की मदद करना। तो जो अंत्योदय कार्यक्रम है, ठीक है, तो इसका उद्देश्य था कि गरीबों में से भी अधिक गरीब जो है उन्हीं की मदद करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंत्योदय कार्यक्रम। ठीक है, अब अंत्योदय कार्यक्रम जो है, ठीक है, तो ये स्टार्ट कब से हुआ, देखो ये स्टार्ट होता दिसंबर 2000 से। ओके, और सबसे पहले कहाँ से, राजस्थान से स्टार्ट हुआ, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है, कौन करता है, क्या वधू के पिता द्वारा वर के माता पिता को, या फिर वर के पिता द्वारा वधू के माता पिता को, या वधू द्वारा वर को, या फिर वर द्वारा वधू को। तो जो मेहर है, तो देखो वह भुगतान कौन करता है, वह करता है वर, वधू को देता है। ठीक है, जो वर होता है, ठीक है, लड़का वो लड़की को देता है मेहर। अब हमें पता होना चाहिए कि मुस्लिम प्रकार में मेहर, देखो मेहर क्या है कि कितने प्रकार की होती है, देखो यह होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। अब कौन कौन सी, एक तो निश्चित मेहर होती है, ठीक है, डिटेल में ना मैं उस दिन कराऊंगी जिस दिन मैं आपको पूरा विवाह और तलाक वगैरह का, मतलब हिंदू मुस्लिम विवाह तलाक वगैरह सभी के सभी एक क्लास में लेकर आऊँगी, वो उस दिन कराऊंगी। ठीक है, चलिए, अब एक तो होती है निश्चित मेहर, और एक होती है उचित मेहर, ठीक है, और एक होती है शतवर मेहर, और एक होती है स्थगित मेहर। एक होती है शतवर और एक होती है स्थगित मेहर। ठीक है, कि जो समय के लिए आगे के लिए टाल दी जाती है। चलिए, हाँ, तो राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी, वर द्वारा वधू को भुगतान किया जाता है मेहर का। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको MTP बोला जाता है। ठीक है, तो अधिनियम 1971 के अनुसार मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। तो कितने सप्ताह तक, क्या 8 सप्ताह, या 12 सप्ताह, या 18 सप्ताह, या फिर 6 सप्ताह। तो देखो जो 1971 का है, ठीक है, उसमें तो कितना माना गया है इसको सुरक्षित, उसमें माना गया 12 सप्ताह को। ठीक है, अभी जो इसमें संशोधन हुआ 2021 में इसमें संशोधन हुआ है। ठीक है, तो उसमें कितना सुरक्षित सप्ताह माना गया है, आज के लिए आपका SW का क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो सभी को आंसर देना है कि जो 2021 में भी MTP में संशोधन हुआ था, तो उसमें सुरक्षित सप्ताह को कितने सप्ताह माना गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो कौन करता है? क्या कार्बोहाइड्रेट करता है, या प्रोटीन, या विटामिन, या फिर खनिज लवण? तो आपसे पूछा है कि सर्वाधिक ऊर्जा, तो भाई आपके हैं ऑप्शन रॉन्ग। देखो, सर्वाधिक ऊर्जा तो किससे प्राप्त होती है? देखो, कंफ्यूजन आप आज का दूर ही कर लेना, बहुत को है इसमें डाउट। देखो, जो सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक, सर्वाधिक ऊर्जा और सबसे तेज ऊर्जा। देखो, सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? और सबसे तेज ऊर्जा, ठीक है, तेज ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? देखो, सर्वाधिक ऊर्जा तो प्राप्त होती है आपकी वसा से, सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से, ठीक है। और सबसे तेज ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सबसे तेज ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। किससे? कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। चलिए, अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि सबसे ज़्यादा वसा में क्यों होती है ऊर्जा? देखो, क्योंकि वसा में कितनी 9 किलो कैलोरी होती है, ठीक है, 9 किलो कैलोरी होती है वसा में तो। और जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें होती है 4, प्रोटीन में भी 4 ही होती है, ठीक है, परंतु मिलती क्या है? कार्बोहाइड्रेट से ही ज़्यादा जल्दी ऊर्जा में प्राप्त हो जाती है। जो एथलीट वगैरह होते हैं वे सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट से ही ज़्यादा जल्दी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आज से भूलना नहीं है, ध्यान रखना है कि जो सबसे तेज ऊर्जा तो किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। और सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? वसा से। तो यहाँ पर सर्वाधिक तेज कर लो आप, ठीक है। तो किससे प्राप्त होती है? सर्वाधिक तेज मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से। और सबसे तेज तो कार्बोहाइड्रेट से, और सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा वह किससे मिलती है? वसा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव के लिए वास्तविक पीड़ा, प्रसव पीड़ा की शुरुआत क्या इंगित करती है? तो क्या इंगित करती है? क्या प्रसव का पहला चरण, या प्रसव का दूसरा चरण, या प्रसव का तीसरा चरण, या प्रसव का चौथा चरण? तो क्या इंगित करती है? देखो, क्या इंगित करती है? जो गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव के लिए वास्तविक प्रसव पीड़ा की शुरुआत क्या इंगित करती है? यह करती है प्रसव का पहला चरण। देखो, प्रसव के कितने चरण होते हैं? कितने? हाँ, तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसव का पहला चरण। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो किस में करता है? क्या गर्भाशय का निचला भाग, या गर्भाशय का ऊपरी भाग, या गर्भाशय ग्रीवा, या डिंब वाहिनी नलिका? तो जो मानव शरीर में जो निम्नलिखित भागों में यानी कि किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो यह करता है डिंब वाहिनी नली में। कहाँ पर? डिंब वाहिनी नली में, ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं, जबकि समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो किन का है? क्या हलॉक का है, या फ्रैंक का है, या एरिक्सन का है, या फ्राइड का है? तो किन का कथन है यह? देखो, यह कथन है आपका जो फ्रैंक समाजशास्त्री हैं। इन्होंने क्या कहा कि शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं, जबकि समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंक। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, अरे ये तो फिर से आ गया, कोई बात नहीं। चलो, जो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? जो सबसे गरीब है, ठीक है, जो सबसे गरीब है उनमें से भी गरीब की मदद करना। तो राइट आंसर क्या था इसका? ऑप्शन नंबर डी। और स्टार्ट कब हुई थी अंत्योदय कार्यक्रम? कब? दिसंबर 2000 में, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो कब की गई? ठीक है, तो क्या अप्रैल 2000 में, या अप्रैल 2001 में, या अप्रैल 2000 में, या 2002 में, या फिर अप्रैल 2003 में? तो कब की गई? देखो, यह की गई अप्रैल 2002 में। कब? अप्रैल 2002 में। अप्रैल 2002 में
अप्रैल 2002 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी की जो मानव विकास की रिपोर्ट की तर्ज पर जो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट है वह जारी की गई थी। कब? अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2002 में। ठीक है, अब यूएनडीपी का मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, यूएनडीपी का कई बार बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आपको यूएनडीपी की कब स्थापना हुई, ठीक है, और कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो सभी आपको क्या बताना है, क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, HW के लिए आपके 2 क्वेश्चंस हो गए, एक तो MTP वाला, ठीक है, और UNDP का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 16। किशोरों को संतुलित भोजन लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए? क्या उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है, या फिर शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, या किशोर को भूख अधिक लगती है, या फिर किशोरों में स्वाद कलिकाएं यानी कि ग्रंथियां ठीक भली भांति विकसित होती हैं। तो क्या किशोरों को संतुलित भोजन क्यों लेना चाहिए? तो क्यों लेना चाहिए? देखो, क्या उचित भोजन के लिए उनके मस्तिष्क का विकास होता है? नहीं। तो क्या किशोरों को स्वाद कलिकाएं इसलिए लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या किशोरों को भूख अधिक लगती है? बिल्कुल नहीं। देखो, ये तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर में तीव्र गति होने वाली वृद्धि के लिए संतुलित आहार आवश्यक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एक बात बताओ, देखो जैसे बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है, चल नहीं रहा, तो क्या आप संडे में लाइव यानी कि बाईटी पर लाइव टेस्ट देना चाहती हैं? ठीक है, अच्छा बताना आप, क्या लाइव टेस्ट देना चाहती हैं आप संडे में? देखो, जो टाइम रखेंगे हम नाइट का ही रखेंगे। ओके, तो बताना, या तो 8 बजे या 9 बजे 10 बजे, क्या टाइम रखना है आपको? ठीक है, चलिए बताना। ठीक है, क्या आप लाइव टेस्ट देना चाहती हैं वाईटी पर 100 क्वेश्चंस का? अगर देना चाहती हैं तो आज अगर जितने अधिक से अधिक कमेंट आएंगे, और टाइम क्या रखवाना चाहती हैं, दिन में नहीं रात में रखना है। ओके, तो क्या टाइम रखवाना चाहती है वो सभी आप आज बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, या फिर टेलीग्राम, जहाँ पर भी, या तो टेलीग्राम पर बता देना या फिर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आप लाइव टेस्ट करना चाहती हैं तो। चलिए, 100 क्वेश्चंस का ही रहेगा, बिल्कुल एग्जाम की जैसा, है ना। चलिए, क्वेश्चंस नंबर 17, और हाँ कैसे लाइव। ओके, चलिए क्वेश्चंस नंबर 17। जीवन में पोषक तत्वों का क्या महत्व है? क्या है? क्या ऊतकों का निर्माण, या फिर ऊतकों की मरम्मत, या शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करना, या उपयुक्त सभी? तो जीवन में पोषक तत्वों का क्या महत्व है आपको बताना है। क्या महत्व है? देखो, ऊतकों का निर्माण भी करते हैं पोषक तत्व, ठीक है, और ऊतकों की मरम्मत भी करते हैं, और शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान भी करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब की गई? तो कब की गई? क्या 8 मार्च 2018, या 10 सितंबर 2018, या 1 जुलाई 2015, फिर 3 मार्च 2017? तो जो राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई वह कब की गई? 8 मार्च 2018 को। कब? 8 मार्च 2018 को जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई 8 मार्च 2018 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, तो पहले, अरे भाई ये तो ऑप्शन ना दिखेंगे, देखियो दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में सही सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखो इधर तो क्या है आपका, इधर तो क्या है, लो अब देखो ऑप्शन में बता दूंगी। ठीक है, इधर तो क्या है आपका BM व्यक्ति की श्रेणी है, इधर तो है व्यक्ति की श्रेणी। ओके, और इधर है आपका BMI स्कोर। ठीक है, चलिए देखो, अब देखो, क्या अधिक वजन वाले व्यक्ति का BMI स्कोर जो मोटापा वर्ग है Y वर्ग, और मोटापा वर्ग X वर्ग, और सामान्य वजन। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको कि, अब भाई बड़ी दिक्कत आ गई इसमें तो, चलो ठीक है मैं अपने हिसाब से बताती हूँ। हाँ तो बताओ, देखो इसमें बताना है जो सही सुमेलित करना है, सही सुमेलित आपको करना है। चलिए, तो क्या ऑप्शन नंबर, भाई अच्छा ऐसा करते हैं, मैं ही आंसर बता रही हूँ इसका। ठीक है, चलिए देखो,
देखो जो अधिक वजन वाले व्यक्ति हैं, जो अधिक वजन वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, जो अधिक वजन वाले व्यक्ति हैं तो उनका बीएमआई स्कोर कितना होता है? देखो उनका बीएमआई स्कोर कितना होता है? उनका बीएमआई स्कोर होता है 25 से 29.9 तक, ठीक है। और जो मोटापा वर्ग बाई वाले होते हैं, एक होते हैं थोड़े कम मोटे जो एक्स वर्ग में आते हैं, और एक होते हैं अधिक मोटे एकदम गोलू मोलू, तो वे आते हैं बाई वर्ग में। तो बताना है कि जो मोटापा वर्ग बाई है, ठीक है, तो वे उनका बीएमआई स्कोर कितना होता है? तो उनका बीएमआई स्कोर कितना होता है? उनका बीएमआई स्कोर होता है कितना? 30 से 34, 30 से 34, 30 से 34.9, ठीक है। और जो एक्स वर्ग वाले होते हैं, एक्स वर्ग वाले होते हैं, उनका कितना होता है? उनका होता है कितना? 35 से 39.9। देखो और जो सामान्य वजन वाले होते हैं, सामान्य वजन वाले होते हैं, ठीक है, तो उनका कितना होता है? 18.5 से 24.9, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सामान्य वजन वाला तो बिल्कुल ध्यान रखना है, और अधिक वजन वाला अब ये रखो या ना रखो कोई बात नहीं, लेकिन एक तो सामान्य वजन और एक अधिक वजन। तो जो अधिक वजन वाला है तो उनका कितना? 25 से 29.9 तक। और जो सामान्य वजन वाले होते हैं, सामान्य वजन वाले, तो उनका बीएमआई कितना होता है? 18.5 से कितना? 24.9, 18.5 से 24.9, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित विकास खंडों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में समेकित बाल विकास योजना को प्रारंभ किया गया। तो बताना है कि जो आईसीडीएस योजना, ठीक है, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम जो योजना थी, तो कब 1975 में की गई थी इसकी स्टार्टिंग, तो ठीक है। लेकिन ये बताना है कि कितने खंडों से स्टार्ट की गई थी। ये तो पता है हमको कि 33 विकास खंडों से स्टार्ट की गई थी, परंतु कितने आंगनबाड़ी? तो देखो यह की गई थी 33 विकास खंड, 33 ब्लॉक तथा 4891 आंगनबाड़ी से, ठीक है, 4891 आंगनबाड़ी तथा 33 ब्लॉकों से जो आईसीडीएस योजनाएं स्टार्ट की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा ये भी रिपीट, तो ठीक है। जो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? जो मानव रक्त में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। पोलियो का वायरस शरीर में किस प्रकार से प्रवेश करता है? तो किस प्रकार से प्रवेश करता है? क्या मच्छर के काटने से, या किलनी क्या होती है, या क्या किनली के काटने से, या भोजन और खराब पानी से, या फिर लार और नाक के स्त्राव से, ठीक है। तो जो पोलियो वायरस है, जो पोलियो वायरस है, तो वह किस प्रकार से प्रवेश करता है? तो वह करता है ऑप्शन नंबर सी, भोजन और खराब पानी पीने से, भोजन और खराब पानी पीने से, ठीक है। जो पोलियो वायरस है वह कैसे अंदर आता है शरीर के? भोजन और खराब पानी पीने से। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और पोलियो कैसी डिजीज है? वायरल डिजीज, यानी कि वायरस डिजीज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। खैर अब तो भारत का उन्मूलन हो चुका है पोलियो का भारत से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तभी तो ओपीवी जो खुराक की वह है, ठीक है, पोलियो ड्रॉप 2 बूंद जिंदगी की, वह बंद कर दी गई। तो क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने भोजन को कितने आधारीय खाद्य सुरक्षा में विभाजित किया? तो कितनों में? क्या 3 में, या 7 में, या फिर कितनों में? 5 में या 4 में? तो देखो जो ICMR के द्वारा क्या है कि जो खाद्य सुरक्षा, जो आधारीय खाद्य हैं, ठीक है, तो उनको कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? उनको किया गया है 5 प्रकारों में। कितने? 5 प्रकारों में, ठीक है। अब वे 5 प्रकार है कौन कौन से? हाँ तो देखो, एक तो है कौन कौन से? एक तो है अनाज व उनके उत्पाद, ठीक है, जो अनाज व उनके उत्पाद हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? एक तो दालें एवं फलियाँ, ठीक। और तीसरे में क्या आता है? दूध, मांस एवं उनसे निर्मित जितने भी पदार्थ हैं वे तीसरे में आते हैं। और चौथा खाद्य समूह क्या है? चौथा क्या है? जिसमें फल और सब्जियां आते हैं। और 5वां क्या है? 5वां जिसमें वसा तथा शक्कर आते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया? तो बताओ कितना हो गया? तो कितना? एक तो कितने? 5 प्रकार हो गए, ठीक है। एक तो 5 प्रकार खाद्य हो गए, ठीक है। एक तो अनाज एवं उनके बने उत्पाद जितने भी होते हैं, रोटी, ठीक है, और रोटी वगैरह, चावल उवल, और दाल एवं फलियाँ आ गई दूसरे में। और तीसरे में क्या है? दूध, मांस जो उनके उत्पाद है, ठीक है, पनीर वगैरह यही सब। और तीसरे में, चौथे में क्या है? फलियाँ एवं सब्जियाँ। और 5वें में वसा एवं शक्कर, गुड़ वगैरह, ठीक है। चलिए तो 23 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी,
क्वेश्चन नंबर 24। उल्टा प्रसव से तात्पर्य है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए मतलब कथन, क्या सिर गर्भाशय ऊपर की ओर होता है, या फिर सिर गर्भाशय से नीचे की ओर होता है, या पैर गर्भाशय से ऊपर की ओर होते हैं, या फिर पैर गर्भाशय में नीचे की ओर होते हैं। तो आपको बताना है जो उल्टा प्रसव है, ठीक है, जो उल्टा प्रसव है तो वह कैसे होता है। देखो सिर तो होता है गर्भाशय के ऊपर की ओर, ठीक है, और पैर होते हैं गर्भाशय के नीचे की ओर, जो उल्टा प्रसव होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1 व 4 सही हैं, 1 व 4 सही हैं, ठीक है। तो और जो सीधा प्रसव होता है उसमें सिर तो होता है गर्भाशय के नीचे की ओर, ठीक है, और पैर होते हैं गर्भाशय के ऊपर की ओर। और उल्टे में क्या है, सिर तो होता है गर्भाशय के ऊपर की ओर और पैर होते हैं गर्भाशय के नीचे की ओर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। भ्रूणीय विकास के किस अंतराल में हाथ पैर श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र का निर्माण हो जाता है। तो आपको बताना है कि कब, तो क्या 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य होता है, या 11वें से 15वें सप्ताह के मध्य है, ये 14वें से 17वें सप्ताह के मध्य, या फिर 5वें से 6वें सप्ताह के मध्य है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि भ्रूणीय विकास के किस अंतराल में हाथ पैर और श्वसन तंत्र तथा तंत्रिका तथा पाचन तंत्र का निर्माण हो जाता है। तो क्या हो जाता है, देखो 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य। कब, 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य क्या है, क्या है, देखो 7 से 9वें सप्ताह के मध्य अप्रोक्स मतलब मतलब 3 महीने के आसपास, ठीक है, 3 महीने के आसपास क्या है, भ्रूणीय विकास में क्या हाथ पैर बन जाते हैं, है ना, और मतलब निर्माण स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। और श्वसन तंत्र वगैरह, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, सभी क्या है 3rd तिमाही पर हो जाता है, तिमाही नहीं 3 महीने पर। और जो गर्भावस्था की देखो कितनी तिमाही कितनी होती है, 3 तिमाही होती है, 3 ट्राइमेस्टर होता है, 1st, 2nd और 3rd। ओके चलिए, हाँ तो यहीं तक समाप्त करते हैं अपनी क्लास को, और इसकी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी। देखो जैसे ही सर को समय मिलता है वो डाल देते हैं सभी की सभी PDF। ओके चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राधे। कैसे लगी क्लास, और हाँ जो SW का क्वेश्चंस है वो सभी को बताना। और जो टेस्ट है, देखो जब तक बोर्ड प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, हमारे ही ग्रुप में नहीं सभी जगह है, ये पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, और इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिला। और भाई अगर किसी को इसका सॉल्यूशन पता हो सिस्टर तो प्लीज़ बताना हमें, ठीक है। बाकी 200 से 250 क्वेश्चंस आपको डेली पोल में मिल ही रहे हैं टेस्ट सीरीज में। जो अभी तक नहीं जुड़ी हैं वो क्या करिए, जल्द से जल्द जुड़ जाइए, और लाइव टेस्ट के बारे में ज़रूर बताना, ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो, और टाइम के अनुसार, टाइम के साथ, ठीक है, कि किस टाइम चाहती हैं। देखो दिन में तो टाइम रखना नहीं, ओके, नाइट में ही रखना, किसी भी टाइम रख लो, ठीक है, तो बताना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जय श्री राधे, धन्यवाद।